हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, हम बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में और लास्ट लेक्चर में अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रांतिक कोण से अपन ने स्टार्ट किया था। क्रांतिक कोण पढ़ा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा और फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं पढ़ी। घटनाओं में हमने मरीच का प्रभाव देखा, हीरे का चमकना देखा, प्रकाशिक तंतु और पोरो प्रिज्म देखे। क्लियर? इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं भाई और हेडिंग स्टार्ट करते हैं अपन आज लेंस। ठीक है ना? अच्छा, लेंस पढ़ने से पहले एक हेडिंग पढ़ लेते हैं बेटा अपन। गोलीय सतह से अपवर्तन। अभी जो अपन पहले हेडिंग पढ़ने वाले हैं, हेडिंग का नाम है बेटा गोलीय सतह से अपवर्तन। और गोलीय सतह से अपवर्तन पढ़ने के बाद अपन आज लेंस स्टार्ट करेंगे। साफ दिख रहा है ना? एक बार चेक कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल अच्छा दिख रहा है भाई। गोलीय सतह से अपवर्तन। अब गोलीय सतह से अपवर्तन में कैसे कैसे पढ़ना है आप देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करना बेटा एक बार आप, है ना? आप सिर्फ एक गोलीय सतह लेंगे, दर्पण नहीं ना लेंस। दर्पण होता तो एक साइड पॉलिश करनी होती है, सिर्फ गोलीय सतह। आप कुछ ऐसा मान लीजिए कि ये लो, ये बेटा एक गोलीय सतह है, कुछ ऐसी। यहां पर कांच है, इस जगह पर माध्यम है बेटा कांच। ठीक है ना? ये अपना मुख्य अक्ष है। गोलीय सतह का मतलब है बाहर तो माध्यम है वायु और अंदर इस जगह पर माध्यम है बेटा कांच। इस बिंदु को हम ध्रुव नाम दे सकते हैं ना। गोलीय सतह सिर्फ एक सतह है जो दो माध्यमों को अलग कर रही है। अपवर्तन आपने अभी थोड़ी देर पहले समतल सतह से पढ़ा था। अब अपन अपवर्तन ही पढ़ रहे हैं, पर किस सतह से बेटा? गोलीय सतह से। मान लीजिए कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर। अब ओ से कोई प्रकाश किरण अगर ऐसी आती है, इस तरीके से आती है बेटा, देखो एक प्रकाश किरण तो यहां से आ रही है, मान लीजिए ये प्रकाश किरण आ रही है, इस जगह पर आपको अभिलंब चाहिएगा। और गोलीय सतह में अगर आपको अभिलंब चाहिए तो सेंटर से मिला दीजिए, खुद अभिलंब का काम भी कर जाएगा। आपतित किरण भी ये है। लंबवत आ रहा है तो ये किरण तो सीधी बाहर निकल जाएगी, लंबवत आपतन वाली स्थिति हो जाएगी। और जो किरण एक कोण पर आ रही होगी, इस जगह पर अपवर्तन होगा। अभिलंब चाहिए, अभिलंब सेंटर से गुजरेगा। सतह का सेंटर कहीं यहां रहा होगा बेटा, तो ये आपका हो जाएगा अभिलंब। ठीक है? प्रकाश किरण को सीधा जाना चाहिए था, पर चूंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है किसी कोण पर, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। वायु से कांच में मतलब ब्रल से सघन में, और अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। यहाँ आपकी इमेज बनेगी, क्योंकि देखो एक किरण तो सीधी आ रही थी, ये आपतित किरण थी ना। इस जगह पर अभिलंब चाहिए तो अभिलंब वक्रता केंद्र से तो गुजरेगा। लंबवत आपतन वाली स्थिति आप महसूस कर रहे हो तो किरण एक तो ये आई, तो एक तो अपवर्तित किरण हो गई अपनी ये वाली, और दूसरी अपवर्तित किरण हो गई ये वाली। जहाँ दोनों किरणें काट रही हैं वहाँ पर क्या बन रहा है? अपना इमेज बन रहा है। क्लियर है कहानी यहाँ तक? ओ पॉइंट हो गया ऑब्जेक्ट, ये सेंटर हो जाएगा, ये आई हो गया। अच्छा, इसको कोई नाम दे दो अपन एम, और यहाँ से वही कहानी जो अपन लंब डालते आए हैं अब तक, ये वाला पॉइंट हो जाएगा बेटा पी डैश। इस डायग्राम को ध्यान से देख, एक बार समझ में आया क्या? गोलीय सतह से अपवर्तन की बात कर रहे हैं। अगर डायग्राम समझ में आ गया होगा तो हेडिंग में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोबारा डायग्राम ही दिखाता हूं बेटा, डायग्राम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वापस से बोल रहा हूं, दोबारा देख ध्यान से। आपको गोलीय सतह से अपवर्तन करना है। अब तक आपने जो अपवर्तन पढ़ा है वो समतल सतह से पढ़ा है। सबसे पहले हमने एक गोलीय सतह मान ली, ये लो। अब अपवर्तन होने के लिए दो अलग अलग माध्यम होने चाहिए, तो इधर का माध्यम हमने कांच मान लिया भाई, ये लो, हम कह रहे हैं ये बात। और ये वायु है, यहाँ पर हमने मुख्य अक्ष बना दिया, ये लो। ठीक है? और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P। बाहर ये वाला माध्यम तो है वायु, और अंदर ये वाला माध्यम है, मैं बोल रहा हूँ बेटा कांच।
यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ पर, अब प्रकाश किरण आई तो एक प्रकाश किरण तो ओ से पी पर आई, जो समझो आप, तो ये लंबवत आपतन वाली स्थिति है बेटा, याद है ना, समतल सतह होती प्रकाश किरण लंबवत आती, यही आपतित किरण यही अभिलंब, तो प्रकाश किरण सीधी निकल जाती है। अब सुन ध्यान से, ये आपतित किरण है, अभिलंब कहाँ होगा इस पॉइंट पर, सेंटर से गुजरता हुआ, सेंटर कहीं यहां मान लो, तो अभिलंब भी यही हो गया, लंबवत आ रही है तो किरण बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाएगी। दूसरी किरण किसी कोण पर आ रही है तो इस बिंदु पर उसका अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा तो आपको अभिलंब चाहिए, और अभिलंब तो सेंटर से ही गुजरेगा, पता है आपको, मैं पहले दर्पण में क्लियर कर चुका हूं ये वाला पॉइंट। अब प्रकाश किरण सीधी जाने के बजाय अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी और इस जगह पर बन जाएगी बेटा इमेज आई। एंगल की हम बात करें बेटा, ध्यान से देखना, आपतित किरण और अभिलंब, ये वाला कोण आपका आपतन कोण बन जाएगा आई। अपवर्तित किरण ये है और अभिलंब बेटा ये है, सेंटर से गुजरता हुआ अपवर्तित किरण है, इन दोनों के बीच ये वाला एंगल बन जाएगा आर। क्लियर? इस पॉइंट को कोई एम नाम दे दे अपन, एम, और यहां से एक लंब डाल दे वापस से उसी की तरह जैसे पहले करते आए हैं अपन, लंब डाला, ध्यान रखना, ये 90 डिग्री के एंगल हो गए, पी डैश। कहानी क्लियर है? वायु का अपवर्तनांक आप n1 मान लीजिए भाई, और कांच का अपवर्तनांक आप n2 मान लीजिए। कहानी क्लियर है भाई यहां तक? डायग्राम समझ में आ गया, ये मानना 50% काम हो गया। अच्छा एक बात और, ये जो न्यून कोण बन रहे हैं मुख्य अक्ष के साथ में, मुख्य अक्ष के साथ में एक न्यून कोण ये बन रहा है, कुछ भी मान लो, दिमाग में अल्फा मान लिया, एक मुख्य अक्ष से न्यून कोण ये बना रहा है बेटा बीटा मान लिया, एक मुख्य अक्ष से न्यून कोण ये बना रहा है गामा मान लिया। अब सुन ध्यान से, आपको एम दिख रहा है ना, एम, आप एम पर स्नेल लगाओ, बिंदु एम पर बेटा आप स्नेल का नियम लगाना, चलो लगाओ, तो साइन आई बटे साइन आर, स्नेल ये तो कहता है साइन आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा। अब कोण वायु वाले माध्यम का लिया है पहले आपने, तो अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का, कांच वाले माध्यम का आएगा बेटा ऊपर n2 बटा n1। और ये अपन जो भी पढ़ने वाले हैं अल्प कोण के लिए पढ़ेंगे भाई, चूंकि कोण अल्प हैं, और आपको पता है भैया जब कोण अल्प होते हैं तो साइन थीटा में केवल थीटा रह जाता है, साइन आई में आई रह जाएगा, साइन आर में आर रह जाएगा, n2 बटा n1, और जब वज गुना करोगे तो n1 का गुणा हो जाएगा i से और n2 का गुणा हो जाएगा r से। समीकरण नंबर 1 यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैंने खेल बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ इस डायग्राम का है, आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए। मैं एक बार और समझाऊंगा डायग्राम, पर पहले अब इस डायग्राम से आगे कहानी सुन लो आप। जब मैं लिखाना स्टार्ट करूंगा तो डायग्राम एक बार पुनः समझाऊंगा आपको, ठीक है ना? अभी फिलहाल आप डायग्राम समझेंगे, डायग्राम से आगे कैसे बढ़ना है। तो सिंपल मैंने एम पर स्नेल लगाया, हर एक बच्चा स्नेल लगा देगा, मुझे पता है साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1। अगर कोण अल्प हो तो साइन थीटा थीटा होता है, साइन आई की जगह आई, साइन आर की जगह आर, फिर मैंने वज गुना करके समीकरण नंबर 1 निकाल दिया। अब बेटा मुझे प्रयास करना है आई और आर की वैल्यू निकालने का, आई और आर। अब देख दिमाग लगाना ध्यान से, आई ये दिख रहा एक है, अच्छा आई जो एंगल सीधा जा रहा है ना, ये देखो इसको इसके बीच का एंगल, और ये सीधा कहाँ टकरा है सी पर, ये सीधा कहाँ टकरा रहा है सी पर, और ये कहाँ टकरा रहा है ओ पर। तो आपको एक त्रिभुज दिख जाना चाहिए बेटा, त्रिभुज ओ एम सी, एक ट्रायंगल दिख गया ना। बड़ा सरल तरीके से ढूंढ लिया मैंने, आई एंगल को पकड़ा, अब आई एंगल इन दो रेखाओं के बीच में है, तो ये रेखा कहाँ टकराई ओ पर, और ये कहाँ जा रही है सी पर। तो इस ट्रायंगल की बात कर लो ओ एम सी की। मैं अगर यहाँ बनाऊँ बेटा ये ट्रायंगल, तो कुछ ऐसा बन रहा है, ओ एम सी इस तरीके से बन रहा है। ओ पर तो कोण दिख रहा है मुझे अल्फा, सी पर बेटा मुझे कोण दिख रहा है बीटा, और ये वाला कोण मुझे अंदर नहीं दिख रहा, यहाँ बाहर दिख रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, और ये वाला कोण दिख रहा है मुझे आई। अगर आप त्रिभुज OMC बनाओगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा,
और त्रिभुज में एक थ्योरम होती है बेटा, आंतरिक कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर आता है। अगर त्रिभुज में दो कोण तो बन रहे हो, अंदर अल्फा और बीटा बन रहे हैं, तीसरा अंदर नहीं बन रहा है, बाहर बन रहा है, तो इसमें थ्योरम होती है कि आंतरिक कोणों का योग अल्फा प्लस बीटा बहिष्कोण के बराबर है, यानी कि आई की वैल्यू आएगी अल्फा प्लस बीटा। आप चाहो तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। कैसे? ध्यान से देखना बेटा, ये एंगल आई है ना, तो ये नीचे वाला एंगल होगा बेटा पाई माइनस आई, क्योंकि सरल रेखा पर बने कोणों का योग होता है 180। ऊपर का आई है तो बचा कुचा पाई माइनस आई होगा। अब आपको त्रिभुज के अंदर के तीनों कोण पता हैं, एक एंगल तो है अल्फा, एक है बीटा और तीसरा है बेटा पाई माइनस आई। और त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग होता है 180, यानी कि पाई। पाई से पाई कट गया और आई को आप उधर भेज दीजिए, तो यही निष्कर्ष निकल के आया अल्फा प्लस बीटा। आज के बाद आप डायरेक्ट याद रखोगे बेटा, छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, बहुत क्लास पढ़ा होगा आपने, कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, दो बन रहे हो अंदर और तीसरा अंदर ना बन के कहाँ बन रहा हो बेटा? बाहर। तो बहिष्कोण का मान आंतरिक कोणों के योग के बराबर आता है। अब आप वापस से पॉइंट पर आ जाइए। तो आपने त्रिभुज देखा है कि क्योंकि आपको तो आई की और आर की वैल्यू निकालनी है ना, तो आपने आई को पकड़ा, ये रहा आई भाई साहब, तो ये कहाँ जाकर रुका? ओ पर। ये कहाँ जाकर रुका? सी पर। आपने त्रिभुज देख लिया OMC। क्या इसमें अंदर बन रहा है अल्फा, अंदर बन रहा है बीटा, तीसरा अंदर ना बनकर कहाँ बन रहा है? बाहर। तो इस त्रिभुज में आपको दिख गया बेटा आई की वैल्यू, मुझे तो दिख गई अल्फा प्लस बीटा। समीकरण नंबर 2 समझ में आया क्या आपको? आई की वैल्यू आ गई। अब आर की चाहिए तो आर को पकड़, ये पकड़ लिया आर। कहाँ कहाँ टकरा रहे हैं साहब? एक तो आई पर टकरा रहा है और एक कहाँ टकरा रहा है? सी पर। तो त्रिभुज बन गया CMI। ध्यान से देख, अगला त्रिभुज CMI में, क्लियर है? अब आप ध्यान से देखिए, इसमें एक तो अंदर ये बन रहा आर, एक अंदर ये बन रहा गामा, तीसरा बेटा अंदर नहीं बन रहा है, कहाँ बन रहा है? बाहर, बीटा। तो इस त्रिभुज से आएगा क्या? बीटा बराबर आंतरिक कोणों का योग आर प्लस गामा। तो यहाँ से आर का मान निकाल लीजिए, क्या? बीटा माइनस गामा, समीकरण नंबर 3। एक एक स्टेप को ध्यान से देखने का प्रयास करना। आपने m पर स्नेल लगाया, साइन आई बटे साइन आर बराबर N2 बटे N1 की फॉर्म में। साइन को आपने गायब किया, समीकरण नंबर 1 बना लिया। फिर आप आई को पकड़ने गए तो आपने एक त्रिभुज देखा बेटा OMC, और एक त्रिभुज आपने कौन सा देख लिया? अब IMC या CMI, जो भी आपने कहा है। क्लियर? इनमें आंतरिक कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर कर दिया आपने। अच्छा, अब ऐसा करो, आप कहाँ तक दिखेगा? नीचे दिख जाएगा। 2 और 3 से 1 में वैल्यू रखो। इक्वेशन सेकंड और थर्ड से 1 में वैल्यू रखो। रखना बेटा। N1 आई की वैल्यू कितनी है? अल्फा प्लस बीटा बराबर N2, और आर की वैल्यू है बेटा बीटा माइनस गामा। क्लियर भाई यहाँ तक? अब आगे सुन, चूंकि कोण अल्प है, आप तो पूरी ऑप्टिक्स में लगभग कोण कैसे पढ़ोगे बेटा? अल्प। अब सुनना ध्यान से, जब कोण अल्प होते हैं ना बेटा, तो साइन थीटा को हम लिखते हैं थीटा, कॉस थीटा को हम लिखते हैं 1, मैंने आपको 11th क्लास में और कई जगह बताया भी है। टेन थीटा को लिखते हैं थीटा। उल्टा भी तो लिख सकते हैं। कारण क्या है कि यहाँ कोण तो मुझे दिख गए अल्फा, बीटा, बीटा, गामा, पर जब तक साइन कोस टेन नहीं आएगा अपन सॉल्व नहीं कर सकते। तो सवाल पैदा हुआ क्या लगाया जाए? तो बेटा देख, कॉस तो लगने से रहा, क्योंकि थीटा को आप या तो लिख सकते हो साइन थीटा या लिख सकते हो आप टेन थीटा। मतलब कारण क्या है कि मैं अल्फा को या तो लिख सकता हूँ साइन अल्फा, कोण अल्प बोल करके। अब मैं चाहूँ तो N1 तो अपनी जगह रहेगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि अल्फा को मैं साइन अल्फा लिख दूँ या फिर अल्फा को मैं टेन अल्फा लिख दूँ। दो चीज़ लिख सकता हूँ, साइन और टेन। लाल बट्टी का तो आपने पढ़ाई है। देखो बेटा, मान लो आपने कुछ भी रखा अल्फा की वैल्यू, एक तो आपको आधार काम में आना चाहिए। ध्यान से देखना, आधार काम में क्यों आना चाहिए? आधार बेटा जब आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो समकोण त्रिभुज मिल रहा है OP', बीटा की वैल्यू निकालोगे तो समकोण त्रिभुज है CP', गामा की निकालोगे तो समकोण त्रिभुज है IP'। अब समकोण त्रिभुज में एक तो आपको आधार पता है, इसका आधार होगा बेटा P'O, जो ऑलमोस्ट PO होगा, और PO का मान रख सकते हो आप माइनस का U।
बीटा का मान निकालोगे तो भी आधार पता है प्लस आर, और गामा निकालोगे तो भी आधार पता है। तो एक तो काम में आधार आना चाहिए, आधार काम में आ रहा है तो देखो कॉस तो हम लगा ही नहीं रहे और आधार का उपयोग करना पड़ेगा, तो एक ही ऑप्शन बचा तुम्हारे पास। क्या लगा दीजिए बेटा, टेन लगा दीजिए। कौन अल्प हैं तो अल्फा को हम लिख रहे हैं टेन अल्फा, बीटा को हम लिख रहे हैं टेन बीटा, और N2 बीटा को टेन बीटा और गामा को टेन गामा। यहाँ तक कहानी समझ में आई। जब कोण अल्प होते हैं तो टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, रिवर्स भी तो लिख सकते हैं। दो ऑप्शन थे आपके पास में, साइन और टेन, तो आपने साइन क्यों नहीं चुना? साइन क्या होता? लंब बटे कर्ण। ये कौन है? लंब तो ठीक है, पर कर्ण की वैल्यू आप निकाल नहीं पाते बेटा। इससे क्या फायदा होगा आप देख ले एक मिनट ध्यान से। N1 टेन अल्फा की बात कर, दिमाग लगा ध्यान से। टेन होता है बेटा लंब बटे आधार, टेन अल्फा। अच्छा अल्फा यहां बन गया, तो आप बात करोगे ओ पी डैश एम में समकोण त्रिभुज बेटा कौन सा? ओ पी डैश एम में। टेन लंब बटे आधार, कोण के सामने लंब कितना है बेटा? पी डैश एम। लंब कितना है बेटा? पी डैश एम, और आधार कितना है? पी डैश ओ। बीटा की बात करना, बीटा देख कहाँ बन रहा है? बीटा यहाँ बन रहा है सर। तो समकोण त्रिभुज सी पी डैश एम में देख बीटा लंब है बेटा पी डैश एम, और आधार कितना है साहब? पी डैश सी इज इक्वल टू N2। तो टेन बीटा का मान तो ये आ जाएगा पी डैश एम बटा पी डैश सी, और टेन गामा वापस से लंब बटे आधार। ये कौन है? तो लंब तो पी डैश एम ही है, और आधार बेटा पी डैश आई है। देख ध्यान से, पी डैश एम से सारे पी डैश एम कट जाएंगे, कॉमन लेके काट दिया। N1 अब देखो पी डैश ओ को मैं ऑलमोस्ट पी ओ लिख सकता हूं, क्योंकि दूरी द्वारा कल्प है, बोल देंगे पी डैश से नाप चाहे पी से नाप। पी डैश सी को पी सी, पी सी और ये पी आई। अब ध्यान से देखना बेटा, N1 पी ओ, पी ध्रुव ओ ऑब्जेक्ट, अपोजिट आना पड़ेगा माइनस यू, पता होना चाहिए बेटा आपको। पी सी, पी से सेंटर त्रिज्या प्लस की आर, प्रकाश की दिशा में जा रहा हूँ नापने के लिए, पी सी आर, और पी आई बेटा प्लस का वी नज़र आ गया होगा, इमेज बन रही है। ब्रैकेट खोले आपने तो माइनस N1 बटे यू प्लस N1 बटे आर बराबर N2 बटे आर माइनस N2 बटा बी। आर वाले एक पक्ष में, बिना आर वाले एक पक्ष में, तो उधर देखो N2 बटे आर, और ये इधर गया तो माइनस N1 बटे आर, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा N2 बटा बी माइनस N1 बटा यू। यहाँ से R कॉमन लेने के बाद में जो फॉर्मूला बचेगा वो आपको याद करना है, N2 माइनस N1 बटे आर बराबर N2 बटा वी माइनस N1 बटा यू। इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये हेडिंग थी बेटा गोलीय सतह से अपवर्तन। क्या हेडिंग थी? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, राजस्थान बोर्ड में आई हुई है और फिर से आ सकती है। हेडिंग का नाम है गोलीय सतह से अपवर्तन। देखो ज़्यादा आप भयंकर दिमाग, मतलब इसमें ऐसा कुछ है नहीं है। मेन मुद्दा जो है ना इस डायग्राम का है। डायग्राम बनाऊंगा अभी दोबारा से, और थ्योरी में चर्चा करनी पड़ेगी बेटा। एक तो माध्यमों की, एक यू की, बी की और आर की। क्लियर है ना? मैं इसको लिखता हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे ना। हेडिंग डाल लीजिए बेटा आप, गोलीय सतह से अपवर्तन लिख लीजिएगा सभी। हेडिंग डालिएगा बेटा सब। गोलीय सतह से रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस। दिख तो सही रहा है ना एकदम, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप साइड में मेरे साथ साथ पहले डायग्राम बनाओ। मेन इंपॉर्टेंट चीज मेरी नज़र में तो डायग्राम है। डायग्राम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप कुछ भी 4-5 तरीके से ये हेडिंग पढ़ सकते हैं अपन बेटा।
अभी अपन ने पहले उधर विरल लिया, इधर सघन लिया, उल्टा कर दो सघन विरल सतह को, उत्तल को अवतल कर दो। दो उत्तल में और दो अवतल में 4 तरीके से बन सकता है। आप पहले एक ढंग से समझ लें बेटा। देखिए सबसे पहले आप एक गोली सतह बनाएंगे बेड तरह, ठीक ठाक ऐसे, और इसको थोड़ा ना ऐसे कर देना। आप समझ गए ना, एक गोलीय सतह है, ये इसका मुख्य अक्ष है ना, समझते हुए रहना। और यहाँ लिख दो आप P। बाहर माध्यम बेटा वायु है N1। अच्छा वायु रहने दो यार, आप ऐसा करो, वायु के लिखते हो। बाहर आप ले लीजिए विरल माध्यम, ऐसे लिखो ना आप तो आसान रहेगा। विरल माध्यम अपवर्तनांक N1 मान लिया, और यहाँ बेटा सघन माध्यम है कोई N2, ऐसे पढ़ो ना आप। अब देखो इसमें दूसरी हेडिंग भी बन सकती है कि यहाँ सघन होता, यहाँ विरल होता तो क्या कहानी बनती, वो भी देख लेंगे अपन आगे ना। पहले एक को समझ। आप सुनो, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O। अब एक प्रकाश किरण तो सीधे लिया P पर, ये लंबवत आपतन वाली स्थिति है। सर आपको कैसे पता बेटा? ये अब आपतित किरण OP हो गई आपकी, तो P पर आपको अभिलंब चाहिए। अभिलंब गुजरेगा सेंटर से, सेंटर देखो इसका झुकाव इधर बनेगा ना, तो कहीं ना कहीं सेंटर आप यहाँ मान लीजिए C। तो अभिलंब यही तो हुआ, यही आपतित किरण इसी लाइन पर अभिलंब, और जब लंबवत आती है तो बेटा आपको पता है सीधा निकल जाती है, पढ़ा है ना। और अब आप कोण पर लेके आओ, तो जब कोण पर लेकर के आए तो इस जगह अपवर्तन होगा, अभिलंब गुजरेगा सेंटर से, किरण सीधी ना जाकर चूंकि विरल से सघन गई है अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, कुछ इस तरीके से मुड़ देना, और इस जगह इमेज बनेगी। क्योंकि पता है ना इमेज कहाँ बनेगी? जहाँ दो अपवर्तित किरणें काटेंगी, एक अपवर्तित तो ये थी और दूसरी वो आ गई ऊपर से। एंगल की बात कर ले बस, दिख गया डायग्राम बढ़िया समझ में डायग्राम आना चाहिए। मैं फिर 4 बहुत बोल रहा हूँ बेटा, आपको नहीं चक्कर पड़ जाएंगे आपके साथ में। इसको आपने M नाम दे दिया, कोई भी आपतन कोण, आपतित किरण अभिलंब के बीच बन रहा है, I नाम दे दो। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है, R नाम दे दो, R। ये न्यून कोण है मुख्य अक्ष से, अल्फा मान लो। ये न्यून कोण है, बीटा मान लो। ये भी न्यून कोण है, गामा मान लो। और यहाँ से आप एक लंब डाल दीजिए और इसको P डैश कह दो, 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। थोड़ी लैंग्वेज बोल दीजिए कि माना। अच्छा इसमें क्या क्या लैंग्वेज में बोलना है आप, तो ये लास्ट सूत्र याद है ना, N2 - N1/R। अपवर्तनांकों की बात करनी है, त्रिज्या की बात करनी है, बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। तो माना कैपिटल R त्रिज्या की गोलीय अपवर्तक सतह है। कैपिटल R त्रिज्या की गोलीय अपवर्तक सतह है। चित्रानुसार दो माध्यमों को पृथक करती है, जिनके अपवर्तनांक N1 तथा N2 हैं। एक गोलीय अपवर्तक सतह है साहब, और चित्रानुसार दो माध्यमों को पृथक कर रही है, अपवर्तनांक N1 और N2 हैं। अपवर्तनांक आगे और त्रिज्या आ गई कहानी में। अब U और B, एक बिंब गोलीय सतह के सामने O पर स्थित है, O फॉर ऑब्जेक्ट, O पर स्थित है, जिसकी
ध्रुव से दूरी स्मॉल u है, इसका प्रतिबिंब ध्रुव से v दूरी पर बिंदु I फॉर इमेज है ना, I पर बनता है। यहां तक पढ़ो, एक बार समझ में आया ना? देखो कैसे सेट कर दो लैंग्वेज, तो लास्ट में जो चीज़ काम आई है N1 N2 R U और V कहानी में आ जानी चाहिए। तो R त्रिज्या मान ली मैंने गुण सतह की, दो माध्यमों को अलग कर रही है, अपवर्तनांक N1 N2 मान लिए, बिंब U दूरी पर O पर रखा है और प्रतिबिंब V दूरी पर I पर बनता है। क्लियर है? अब कहानी स्टार्ट करते हैं। आप बिंदु M पर स्नेल के नियम से, लगा स्नेल का नियम भाई, साइन I बटे साइन R, चेक कर लेना एक बार। I इधर का लिया है आपने पहले कोण, तो अपवर्तनांक बेटा ऊपर तो आ जाएगा N2 और नीचे आएगा N1। फिर वही कहानी हमारे पास, तो चूंकि कोण अल्प हैं, और अगर कोण अल्प है बेटा तो साइन I को I, साइन R को R इज इक्वल टू N2 बटा N1, और जब बजगुना करूँगा तो N1 इंटू I बराबर N2 इंटू R, समीकरण नंबर 1। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? अरे क्लियर है? एक बार देख ले ध्यान से। क्लियर है ना भाई सबको यहाँ तक, है ना? अब क्या करना है आपको बेटा, I का और R का मान निकालना है। किस का मान निकालना है? I का और R का। तो I और R का मान निकालने के लिए पहले I की बात करें। कई तरीके हैं, ऑब्जेक्ट को सेंटर से मिलाते हुए त्रिभुज देख लो, और इमेज को सेंटर से मिलाते हुए, ऐसा समझ लो। या I कहाँ बन रहा है उसके हिसाब से जैसे भी आपको समझ में आ जाए। तो बेटा अपन ने लिया है त्रिभुज, ऑब्जेक्ट को सेंटर से मिलाते हुए, OCM ले लो, चलो OMC बोल दो, OCM बोल दो, एक ही बात है। इसमें दो एंगल तो बन रहे हैं अंदर, अल्फा और बीटा। तीसरा अंदर ना बन के कहाँ बन रहा है? बाहर। तो I की वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा, समीकरण नंबर 2। और इसका रीजन भी लिख दो ब्रैकेट में, क्योंकि त्रिभुज में आंतरिक कोणों का योग वैश्य कोण के बराबर होता है। क्लियर है भाई यहाँ तक, है ना? आगे देखो, तो आपने I की वैल्यू निकाल ली। फिर आप एक त्रिभुज और देखिए, त्रिभुज ICM में लगाया। ICM में अंदर कौन कौन से कोण हैं? R प्लस गामा, ये बराबर होंगे बेटा बीटा के, और यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी बीटा माइनस गामा, समीकरण नंबर 3। वही सेम रीजन, इसमें भी आंतरिक कोण है 2R और गामा, तीसरा बहिष कोण बना हुआ है बीटा। तो बीटा की वैल्यू R प्लस गामा, R निकाल लिया। अब आप 2 और 3 से 1 में मान जमा दीजिए, समीकरण 2 व 3 से 1 में मान रखने पर, रखना 1 में मान भाई, N1 I की जगह जमा देना बेटा आप अल्फा प्लस बीटा बराबर N2, और R की जगह जमा देना आप बीटा माइनस गामा। यहाँ तक बात समझ।
स्नेल लगाया था आपने सबसे पहले, कोणों को अल्प किया था, साइन को गायब किया, समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर बेटा आप दो त्रिभुजों का उपयोग करते हुए आई के और आर के मान ढूंढ के लाए और आपने आई और आर के मान 1 में जमा दिए। सुन लो, आराम से लिख लेना। फिर अब ये वैल्यू आ गई। अब देखो फिर वापस से वही घिसी पिटी कहानी, चूंकि कोण कैसे हैं, अल्प। अब आपके पास में दो ऑप्शन है यहाँ पर आकर कि कोण अगर अल्प हैं तो थीटा को टेन लिखूं या साइन, दोनों लिख सकता हूँ। मैं थीटा को साइन थीटा भी लिख सकता हूँ और मैं थीटा को टेन थीटा भी लिख सकता हूँ। कौन सा लिखूँ और क्यों? तो मैंने कहा बेटा आधार काम में लेना जरूरी है। आधार की वैल्यू पता है आपको, और आधार पता है तो साइन नहीं चलेगा, टेन चलेगा। अल्फ़ा को आपने लिखा टेन अल्फ़ा, बीटा को आपने लिखा टेन बीटा इज इक्वल टू n2, बीटा को बेटा टेन बीटा और गामा को टेन गामा। हाँ या ना? अब आपको टेन अल्फ़ा चाहिए, टेन बीटा चाहिए और टेन गामा का मान निकालना है, जो कि बहुत आसान काम है शायद मेरे हिसाब से। तो आप अल्फ़ा कोण देखो कहाँ बन रहा है। अल्फ़ा बन रहा है साहब ऊपर, और इसका समकोण त्रिभुज कहाँ से सेट हो रहा है? ओ पी डैश एम। इस समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हुए आपको टेन अल्फ़ा निकालना है। सिमिलर बीटा की बात करना, बीटा सर यहाँ बना हुआ है सी पर, तो सी पी डैश एम समकोण त्रिभुज दिख गया होगा, और गामा आई पी डैश एम। तो आप इन तीनों त्रिभुजों का उपयोग करते हुए सबसे पहले बेटा मैं समकोण त्रिभुज अल्फा निकालना है ना, अल्फा, तो समकोण त्रिभुज ओ पी डैश एम की बात करता हूं। आप इसमें टेन अल्फा लगाइए, और टेन अल्फा होता है बेटा लंब बटे आधार। कोण के सामने लंब हो गया पी डैश एम, और समकोण के सामने कर्ण हो गया, बचा हुआ आधार पी डैश ओ। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो नीचे दिखेगा नहीं दिखेगा आपको अब आगे? अभी तो ये और दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए मुझे लास्ट तक लिखना पड़ेगा बेटा। चलो ठीक है। अब टेन बीटा निकालना है, तो आपको एक और समकोण त्रिभुज नजर आ रहा होगा, समकोण त्रिभुज बीटा सी पी डैश एम में टेन बीटा और टेन वापस से वही लंब बटे आधार। बीटा कोण के सामने लंब तो पी डैश एम, देखो सब में एक ही लंब बैठ रहा है तो कटने में आसानी रहेगी, और आधार बेटा पी डैश सी। टेन अल्फा और टेन बीटा क्लियर है। अभी टेन गामा भी देख लेते हैं। टेन गामा, तो टेन गामा कहाँ बन रहा है? आई से स्टार्ट हो रहा है, आई पी डैश एम। समकोण त्रिभुज आई पी डैश एम में टेन गामा लंब बटे आधार, कोण के सामने लंब आ गया पी डैश एम, आधार पी डैश आई। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा सेट करना पड़ेगा कैमरा। बिल्कुल सही दिखा है, एकदम बिल्कुल क्लियर है। अब आप इस समीकरण में जो ऊपर समीकरण था, टेन अल्फा आ गया, टेन बीटा आ गया, टेन गामा आ गया, इन तीनों को ऊपर रख दीजिए। रखना बेटा। तो देखो n1 तो ऊपर है ही है ब्रैकेट में, टेन अल्फा, और टेन अल्फा है पी डैश एम बटा पी डैश ओ, प्लस टेन बीटा पी डैश एम बटा पी डैश सी इज इक्वल टू n2 टेन बीटा पी डैश एम बटा पी डैश सी माइनस टेन गामा पी डैश एम बटे पी डैश आई, पी डैश एम बटे पी डैश आई। देखो इन मानों को जमाने में कोई तकलीफ आई क्या? आपने टेन अल्फा की वैल्यू, टेन बीटा की वैल्यू, टेन गामा की वैल्यू दिख रहा है ना? बिल्कुल उठा करके समीकरण जमा दी। अब ध्यान से देख, इन सब में से पी डैश एम कॉमन लिया, यहाँ से दोनों साइड से पी डैश एम कॉमन लेके कट जाएगा, और एक लाइन और लिख देना कि चूंकि द्वारक अल्प है, द्वारक क्या है भाई? अल्प है,
और अगर द्वारक अल्प है तो आप देखो कैसे लिखोगे n1, सुनना ध्यान से, पी डैश डिस्टेंस पी डैश से नापो चाहे पी से नापो एक ही बात है। तो पी डैश ओ को आप लिखिए बेटा पी ओ प्लस पी डैश सी को पी सी, पी डैश सी को पी सी और पी डैश आई को पी आई। ये सारे मान जमाना n1 पी ओ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u होगी, पर नापने के लिए p से स्टार्ट होकर वही चिन्ह परिपाटी चल रही है, ध्रुव से स्टार्ट करना है। पर आप p से o आओगे, आपतित प्रकाश इधर से होगा अपोजिट नेगेटिव, तो बेटा माइनस का 1/u, पी सी प्लस का 1/r। अब यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए भाई, और ये नहीं आती हैं तो पहले के लेक्चर देखें आप। पी सी वही प्लस का r और पी आई वही प्लस का v। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे बेटा तो माइनस n1/u प्लस n1/r बराबर n2/r माइनस n2/b। r वाले एक साइड, बिना r वाले एक साइड, तो r वाला इसको उधर ले जाओ, नेगेटिव वाली टर्म इधर आएगी, देख इधर दिखेगा n2/v माइनस n1/u, उधर बेटा n2/r, पक्षांतर करना सबको आता होगा। और थोड़ा जब घुमा के लिखोगे ना आप कॉमन लेकर के, तो आपको दिखेगा n2 माइनस n1/r बराबर n2/b माइनस n1/u। और ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। लेंस से अपवर्तन पढ़ेंगे बहुत काम देगा, क्योंकि लेंस दो गोलीय सतह है, कुछ खास नहीं। तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है साहब, n2 माइनस n1/r बराबर n2/b माइनस n1/u। तो आप इसमें ना जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलो 5 मिनट का समय दिया आपको है ना, कोई छोटी मोटी मिस्टेक रह गई हो आप चेक कर लीजिए आपके दिमाग में। नहीं मेरे से तो नहीं रहा है ना, आप जल्दी से इसको कंप्लीट करें। नोट करो भाई जल्दी से।
हाँ भाई, नोट कर लिया सबने? साफ करें इसको। तो ये था अपना गोलीय सतह से अपवर्तन, ठीक है ना। और इसमें कई स्थिति हो सकती हैं, आप इसको पढ़ें एक बार ढंग से, और दूसरी स्थिति आप चाहोगे तो कल बता देंगे इसके ना। इसमें कई हो सकते हैं, जैसे सतह हमने अवतल ली है, उत्तल भी ले सकते थे, ऐसे उत्तल लिए अवतल ले सकते थे, फिर विरल यहाँ, सघन यहाँ, विरल यहाँ, अलग अलग केस बन सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको एक केस बता दिया है, आप इसको एक बार पढ़ लें। कारण है उसका बिल्कुल डिक्टो सारे कॉन्सेप्ट यूज आएंगे, एक शब्द भी नहीं बदलूंगा, मेरी गारंटी है। तो पहले आप है ना इस स्थिति को दिमाग में एकदम बिल्कुल क्लियर कर लें, लिख करके देखें घर पर, और दूसरी स्थिति कल देख लेंगे। अगर आप चाहोगे तो कमेंट करके बता देना कि सेकंड स्थिति बतानी है या नहीं बतानी है ना, जैसा भी होगा। क्लियर? अब आगे बढ़े भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, जो पीछे रह गए हो मैं साइड में हो जाता हूँ। ये लो थोड़ा सा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें फिर आराम से, ताकि ढंग से घर पर नोट कर पाएँ, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ये था अपना गोलीय सतह से अपवर्तन। इसके बाद जो अपनी हेडिंग आती है साहब, लेंस स्टार्ट होता है बेटा। अब देखो, जब मैं आपको दर्पण पढ़ा रहा था तब मैं ये समझिए कि लेंस भी हो गया अपना, आपको सब स्टार्ट नहीं हुआ, खत्म कैसा हो गया अभी दिखाता हूं बेटा। आज की क्लास में ना लेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने जो नियम चिन्ह परिपाटी वगैरह वगैरह दर्पण के देखे हैं ना, ऑलमोस्ट वैसे ही लेंस के। एक दो बिंदु मुझे समझाने हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखना। हेडिंग डाल लीजिए बेटा, दर्पण, सॉरी दर्पण नहीं, सॉरी भैया, लेंस। लेंस क्या होता है सुनना बेटा। दर्पण मैंने आपको क्या बताया था कि आप एक सतह लें, मान लो गोली लेंस दर्पण पड़े थे, और इसके एक और क्या करते हैं, पॉलिश। अब तो ये बनता है दर्पण। क्या बनता है बेटा? दर्पण। आप सिर्फ एक सतह ले लें, तो ये तो एक सतह है जिससे अपन ने अपवर्तन देखा है थोड़ी देर पहले। इसमें आप एक सतह और मिला दो, अब ये लेंस है। मेरी बात समझना ध्यान से, लेंस सिंगल सतह का नहीं होता। एक बात तो दिमाग में ये क्लियर कर लें, लेंस में कितनी सतह होती है बेटा? कम से कम दो। कम से कम क्या? दो ही होती हैं। मतलब लेंस में कितनी सतह हैं? दो। अब जैसे मान लो ये सतह है पहली, और एक सतह इसमें हमने ये मिला दी, लेंस है। उत्तल लेंस कहते हैं, उत्तल। आपने ये भी पढ़ा होगा, देखो एक लेंस सतह अपन ने ये ले ली, एक सतह अपन ने ये ले ली, इनको मिला दिया। अब ये जो लेंस बन गया अवतल लेंस है। अच्छा, ऐसा भी लेंस पढ़ाऊंगा, इसमें भी ध्यान से देख, सतह तो बेटा दो ही हैं, इसमें दोनों वक्राकार हैं, ये भी वक्राकार है, ये भी वक्राकार है, इसमें भी दोनों वक्राकार हैं। पर बेटा इसमें एक समतल है और एक कैसी है? वक्राकार। इसमें हालांकि हमारे कोर्स में सिर्फ ये वाला और ये वाला पढ़ना है, पर समझने के लिए तो एक बार अपन समझ ही लेंगे बेटा, है ना। कई तरह के अपन लेंस पढ़ेंगे, सुनना ध्यान से। तो लेंस की एक बड़ी आसान परिभाषा है कि दो वक्राकार अथवा एक वक्राकार और एक समतल, दोनों समतल नहीं हो सकती। पहले दिमाग में ये बसा, लेंस में दो सतह होती हैं, एक नंबर पॉइंट। तो
अब वो दोनों कर्व हो सकते हैं या एक कर्व और एक प्लेन हो सकता है, दो वक्राकार अथवा एक वक्राकार और एक समतल सतह से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस पारदर्शी होता है, हमेशा ध्यान रखना। आप चश्मे में जो लगाते हो ना कांच, वो लेंस ही तो है, दो सतहों से मिलकर बना होता है ना। तो साथ में नोट करते ही चलते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम बिगाड़ने लायक चीज़ है नहीं है। लेंस की आप परिभाषा लिखिए बेटा कि दो वक्राकार अथवा दोनों वक्राकार हों अथवा एक वक्राकार व एक समतल सतह से घिरा, समतल सतह से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। एक नंबर परिभाषा तो आप ये समझें ध्यान से, बड़ी आसान सी परिभाषा है कि दो वक्राकार हो सकती हैं या बेटा एक वक्राकार और एक है समतल सतह से जो पारदर्शी माध्यम बनेगा उसे अपन क्या नाम दे देंगे, लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के सुने होंगे आपने, अवतल उत्तल। डिफरेंस क्या है वो अपन समझते हैं, लाइन लगा के लिखते जाएगा, ग्लैंड में लगाइए। लेंस निम्न दो प्रकार के होते हैं साहब। एक नंबर उत्तल लेंस, पहले लेंस का नाम क्या है भाई साहब, उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा है अवतल लेंस। पहले नाम लिखिए आप, नंबर 1। पहुंचे भाई, यहां तक पहुंच जल्दी से। ठीक है, उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस का डायग्राम आपने ये देखा होगा अक्सर, और अवतल लेंस का अपन ने शकल याद कर लेना, ज़्यादा खास याद ना हो, इसलिए मैं खास टाइम में नहीं बिगाड़ना। ये बीच में से पतले होते हैं बेटा, सॉरी बीच में से मोटे, किनारों से पतले, और अवतल लेंस बीच में से पतले, किनारों से मोटे। ये उत्तल है। तो इसकी एक बड़ी सरल परिभाषा है, ये लेंस या ऐसे लेंस लिखो, डेफिनेशन के फॉर्म में लिखो आप, तो ऐसे लेंस जो बीच में से मोटे तथा किनारों से पतले हों। कौन से लेंस की बात कर रहा हूं बेटा, जो बीच में से मोटे हों, किनारों से कैसे हों, पतले हों, कॉमा लगाइए, उत्तल लेंस कहलाते हैं। ऐसे लेंस बीच में से मोटे और किनारों से कैसे हों, पतले, क्या कहलाते हैं बेटा, उत्तल लेंस कहलाते हैं। अब देखो इसमें कई टाइप हैं, मैं टाइपों के नाम लिखा देता हूं उत्तल में आपको। सबसे पहली शकल आपको देखने को ये मिलेगी, और आपको यही पढ़ना है, केवल पढ़ने को, तो आगे केवल ये पढ़ना है। अब इसका क्या नाम है, देखो इसमें दोनों सतह उत्तल है ना, मैं यहाँ नाम लिख दूंगा साइड में इसका। तो दोनों को बोलते हैं बेटा उभय प्लस
कैसी हैं, उत्तल, और संधि विच्छेद आपने पढ़ाई होगा, तो इसका नाम है बेटा उभयोत्तल, उभयोत्तल लेंस, या फिर इसको सिंपल उत्तल लेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो जब मैं उत्तल लेंस कहूँ आज के बाद, तो आपको ये शक्ल बनानी है। शक्ल समझ में आ गई ना उत्तल लेंस की? दो नाम है इसके, उभयोत्तल या उत्तल। उत्तल का ही दूसरा, देख ये भी तो उत्तल लेंस है, इसका मतलब, अरे हाँ या ना? बीच में से मोटा है, किनारों से कैसा है, पतला। अब इसमें एक सतह कैसी है, समतल, और दूसरी कैसी है, उत्तल। अब संधि विच्छेद करके नाम लिख ले, इसमें संधि करके, समतल प्लस उत्तल, तो बेटा इसका नाम हो गया समतलोत्तल। उत्तल का ही टाइप है समतलोत्तल। अच्छा एक और बन सकता है, सुनना ध्यान से कैसा। एक सतह अपन ने ये ले ली, इधर से देखने पर अवतल नजर आ रही है, गड्ढा, और दूसरी ये ले ली, ये भी देख ध्यान से, बीच में से मोटा है, किनारों से कैसा है, पतला। पहली सतह इसकी कैसी है बेटा, अवतल, और दूसरी सतह किसकी कैसी है, उत्तल। इधर से देखने पर अवतल गड्ढा नजर आया, उधर से देखूंगा तो उभार यानी कि उत्तल नजर आएगा, तो इसका नाम बन जाएगा अवतलोत्तल। तीनों ही उत्तल के टाइप है, पर आपको केवल और केवल ये फर्स्ट नंबर पढ़ना है। मेरी बात समझना, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, पहली हेडिंग पढ़ाई थी, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, अब इसमें कुछ खास नहीं है, आप केवल लिखते जाएं, एक बार रीडिंग लगा के छोड़ देना। लेंस दो वक्राकार या एक वक्राकार और एक समतल सतह से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। ध्यान से देख, दोनों वक्राकार हैं, एक वक्राकार एक समतल है, दोनों वक्राकार हैं। अब दो टाइप के पढ़ने हैं, तो नंबर एक अपन ने पढ़ा है उत्तल, कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल क्या होता है बेटा, बीच में से मोटे होते हैं और किनारों से कैसे होते हैं, पतले। अब दूसरा टाइप अपने आपको अब ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा, क्या बेटा, अवतल लेंस। अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। तो अवतल की उल्टी परिभाषा, ये बीच में से मोटे किनारों से पतले हैं, वो बीच में से पतला किनारों से मोटा होगा। ऐसे लेंस बीच में से पतले तथा किनारों से मोटे होते हैं, कॉमा ऐसे लेंस जो, परिभाषा के बीच रूप में लिखो यार, ऐसे लेंस जो बीच में से पतले किनारों से मोटे हों, कॉमा लगाना, अवतल लेंस कहलाते हैं। अब इसके टाइप देख लो। देखो सबसे पहला टाइप इसका जो अपने को ज़्यादा मात्रा में पढ़ना है, ये वाला। आपको दो शक्ल याद हो जानी चाहिए भैया। उत्तल, जब मैं बोलूँ उत्तल लेंस, उभयोत्तल है पूरा नाम तो, पर अपन उत्तल बोल देते हैं केवल। उत्तल लेंस जब मैं बोलूँ तो आपको ये शक्ल याद आ जानी चाहिए। अब इसी के हिसाब से इसका नाम देखना, इसका दोनों सतह, दोनों मतलब उभय कैसी हैं, इधर से देखा तो भी गड्ढा, उधर से देखा तो भी गड्ढा, अवतल। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, संधि करके देख ले इसकी, उभयावतल। ए प्लस ए आ हो जाता है, आपने पढ़ा होगा ऐसा, उभयावतल। और या उभयावतल का ही नाम है बेटा अवतल लेंस, इसी को नाम दिया गया है अवतल लेंस। दूसरा टाइप आप समझ गए होंगे, समतल अवतल। तो समतल प्लस अवतल सीधा लिख दो अब तो मैं, समतलावतल है तो अवतल ही। और दूसरा टाइप लास्ट, इधर से तो उत्तल, और देख यहां से इस टाइप में होता है बेटा।
इधर से तो उत्तल उभार दिख रहा है, उधर से गड्ढा दिख रहा है, तो उत्तल प्लस अवतल, उत्तलावतल। जल्दी से नोट कर लो, सारे नाम गाम सब समझ में आ जाना चाहिए। और पूरी कहानी का निचोड़ आपको अवतल और उत्तल की शकल याद हो जानी चाहिए। जहाँ मैंने स्टार लगा रखा है, कुछ भी याद ना हो अगर पूरी कहानी में से, कोई खास टेंशन नहीं है। ये उत्तल है, ये अवतल है, बस दो ही से पाला पड़ने वाला है ज़्यादा। तो जल्दी नोट कर लो। बड़ी आसान परिभाषा बताइए भाई आपको। दोनों वक्राकार हो सकती हैं सतह, या एक वक्राकार और एक समतल हो सकती है। इनसे घिरा हुआ जो पारदर्शी माध्यम है ना, उसे कहते हैं बेटा लेंस। दर्पण के लिए पॉलिश करनी पड़ती है, लेंस के लिए पॉलिश वॉलिश का कोई काम नहीं है। दो प्रकार के हुए, उत्तल अवतल। उत्तल जो है बीच में से मोटे, किनारों से पतले, ये इसकी पहचान होती है। जल्दी बना लें आप ना। लिख लो, आराम से पूरा लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बाथरूम में इंफॉर्मेशन आती जाए। कोई और होता तो कहता यार कितना बेकार देश है, मैं यहाँ नहीं आऊंगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब आगे देखिए, अब वापस से इसमें कुछ शब्दावली की बात करेंगे, कुछ चिन्ह परिपाटी की बात करेंगे, जैसे अपन दर्पण में पढ़ा था। तो ज़्यादा समय नहीं बिगाड़ेंगे, जो मेन पॉइंट है ना केवल उनको ही पढ़ेंगे। तो पहले अपन कुछ परिभाषाएं देखने वाले हैं। साफ कर रहा हूँ भाई मैं ना, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ का जल्दी से। ठीक, अब देखिए ध्यान से, कुछ 2 4 5 टर्म है जिनमें आप कंफ्यूज रहोगे। तो पहले अपन वो शब्दावली देख ले। अपन ने दर्पण भी कुछ इसी तरीके से पढ़ा था। दर्पण में भी पहले अपन ने कुछ शब्दावली पहले क्लियर कर ली थी, चिन्ह परिपाटी क्लियर कर ली थी, तो आपको है ना आगे समस्या नहीं आई। लेंस में भी देखना, काफ़ी चीज़ें दर्पण से मिलती हुई हैं, जो डिफरेंट है केवल वही नोट करेंगे अपन। सुनना भाई ध्यान से, परिभाषाएं कुछ 2 4 5, शब्दावली कह दो, कुछ भी कह दो, क्या फर्क पड़ता है। देखिएगा बेटा ध्यान से, जैसे मैं बात कर रहा हूँ उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस आते ही दिमाग में आज के बाद ये आना चाहिए। और इसके पड़ोस में इसका दूसरा भाई अवतल लेंस हो गया।
ठीक है ना। देखो इसमें दर्पण में एक वक्रता केंद्र हुआ करता था। मैं अवतल, ये तो मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ, ये तो बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उत्तल लेंस की कहानी, और यहाँ आप पढ़ने वाले हो अवतल लेंस की कहानी। मैं नीचे दर्पण बनाऊँ बेटा, अवतल दर्पण की बात करता हूँ तो याद कर, अवतल दर्पण कुछ ये हुआ करता था और उत्तल दर्पण में कुछ ऐसा बनाया करता था। तो उसमें एक सतह थी, पर लेंस में कितनी सतहें बेटा? दो सतहें, ध्यान से देख। तो मैंने कहा इसका वक्रता केंद्र कैसे बनेगा? मैंने कहा भैया इसको गोला बना के देख ले दिमाग में। अरे हाँ या ना? अब इस गोले का कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा, वो इसका वक्रता केंद्र है। फिर मैंने इसका कहा इसका केंद्र कहाँ है? तो मैंने कहा बेटा इसका दिमाग में गोला बना के देख ले, ज्यामिति बनाकर देख इसकी, और जहाँ सेंटर बन जाए वो आपका वक्रता केंद्र है। तो बेटा मैंने अब लेंस से पूछा, सर जी लेंस में सेंटर कहाँ है? तो आपने कहा भैया देखो गोला बना के देख। बेटा इसका आप गोला बनाओगे, ज्यामिति बनाओगे, कुछ यहाँ बन जाएगा तो सेंटर यहाँ आ गया। पर आप कहोगे सर जी इसकी ज्यामिति इधर बन रही है ना, दो सतहें इसमें, ध्यान से देख। पहली सतह की ज्यामिति इधर बन रही है, दूसरी सतह की ज्यामिति यहाँ बन रही है, बिल्कुल साफ। तो ये सेंटर नंबर 1 है और ये सेंटर नंबर 2 है। इसका देखना सेंटर 1 कहाँ होगा? इसकी पहली ज्यामिति कहीं यहाँ बन रही है, दूसरी ज्यामिति कहीं यहाँ बन रही है। तो पहला सेंटर यहाँ रहेगा, दूसरा सेंटर यहाँ रहेगा। ये बात समझ में आई? तो एक पॉइंट तुरंत क्लियर हो गया तुम्हारे दिमाग में कि लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं साहब। बिल्कुल, लेंस में कितने होते हैं? 2। दर्पण की कहानी याद करते जाओ, लेंस ऑटोमेटिक बनता जाएगा। दोबारा समझना लेंस ध्यान से। देख, सबसे पहले मैं उत्तल लेंस की बात करता हूं बेटा। ये आपका उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में कितनी सतहें हैं? 2। सतह नंबर 1 ये रही आपकी, पहली सतह में लिख दूं यहां पर, और सतह नंबर 2 ये रही आपकी। अब आप वक्रता केंद्र की बात करो सबसे पहले। तो पहली वाली का स्फीयर इधर घूमने वाला है और दूसरी का स्फीयर इधर घूमने वाला है। जाहिर सी बात है पहली वाली का सेंटर कहीं यहाँ आ जाएगा और दूसरी वाली का सेंटर कहीं यहाँ आ जाएगा। तो 2 वक्रता केंद्र होते हैं साहब। वक्रता केंद्र की परिभाषा वही, लेंस का ज्यामितीय केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, जो दर्पण में आपको लिखाया था। पर एक बात एक्स्ट्रा लिखाऊंगा कि दर्पण में कितने केंद्र होते हैं? 2। सॉरी, लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? 2। और अगर मैं अवतल लेंस की बात करता हूं बेटा, सतह नंबर 1, सतह नंबर 2, एक का गोला कहीं इधर बनेगा तो सेंटर नंबर 1 ये रहा, दूसरी का गोला यहाँ बनेगा तो सेंटर नंबर 2 ये रहा। 2 केंद्र हो गए। क्लियर है? इसका पहला अब ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। मुख्य अक्ष इन दोनों को मिलाने वाली सीधी रेखा, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा। वक्रता त्रिज्या भी 2 होंगी, इसका मतलब तो सब बिल्कुल होंगी। ध्यान से देख बेटा, पहली त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, और दूसरी त्रिज्या इसको ले P1 नाम दे, ध्रुव नंबर 1, इसको बेटा P2 नाम दे दे। तो पहली त्रिज्या तो हो गई P1C1 और दूसरी त्रिज्या हो गई बेटा P2C2। सेम यहाँ ये P1 है और ये P2 है, तो पहली त्रिज्या P1C1, दूसरी P2C2। लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं, 2 त्रिज्या होती हैं। आगे की कहानी सुन ध्यान से। ये तो कोई खास काम के भी नहीं थे, इनकी डेफिनेशन तो अपन ना लिखेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं है। सुनना ध्यान से। उत्तल लेंस आज के बाद मैं ऐसा बनाऊंगा, सुनना ध्यान से। ये मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र बनाने नहीं है, पर पता है आपको पहले वाले का वक्रता केंद्र इधर होगा, दूसरी वाले का वक्रता केंद्र इधर होगा। अवतल लेंस की बात करता हूं अगर मैं,
पहले वाले का वक्रता केंद्र इधर, दूसरे वाले का वक्रता केंद्र उधर, ये मुख्य अक्ष हो गया। मैं दोनों परिभाषाएं लिखाने वाला हूं नहीं आपको, ना वक्रता केंद्र ना वक्रता त्रिज्या, समय आने पर देख लेंगे जरूरत पड़ेगी तब। अच्छा, अब आगे की बात करो साहब। इसमें एक नाम आता है बेटा फोकस, इंपॉर्टेंट है और वो परेशान करता है। फोकस भी दर्पण में तो एक होता था, पर लेंस में 2 फोकस होते हैं बेटा, सुनना ध्यान से, लेंस में 2 फोकस होते हैं, ये परेशान करेंगे। पहला फोकस बहुत सरल परिभाषा है, यहाँ एक बिंदु मान लिया अपन ने जिससे प्रकाश किरणें आई इसके ऊपर। अच्छा, द्वारक की बात करूँ तो ये द्वारक है, वक्रता जो भागत का है ये द्वारक है। प्रकाश किरणें आई इस बिंदु से, लेंस से इनका अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होने के बाद अगर ये किरणें मुख्य अक्ष के कैसी हो जाए बेटा, समांतर, तो इसको बोलते हैं प्रथम फोकस, F1 कह दीजिए आप, या इसको बोलते हैं बेटा F', 2 सिंबल हैं इसके, F1 या F'। मुख्य अक्ष के ऊपर ऐसा बिंदु जहां से आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद समांतर हो जाएं, प्रथम फोकस कहलाता है। अब इसका प्रथम फोकस इधर है, दोनों उल्टे चलते हैं, सीधी सी बात है। इस भाई साहब का प्रथम फोकस कहाँ है, देखना यहाँ से, कि जो प्रकाश किरणें आती समांतर आती हुई प्रतीत हों, देखो यहाँ से आई डैश डैश डैश, यहाँ से आई डैश डैश डैश, यहाँ से आई डैश डैश डैश, यहाँ से आई, आती हुई प्रतीत हो रही है ना, तो अपवर्तन के बाद ये किरणें कैसी हो जाती हैं बेटा, समांतर। तो ये भाई साहब इसका F1 या F' है, ध्यान रखना। इसका प्रथम फोकस यहाँ होता है और अवतल का प्रथम फोकस यहाँ होता है। परिभाषा बहुत सरल है। मुख्य अक्ष के ऊपर ऐसा बिंदु जहाँ से आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के बाद कैसी हो जाएं, समांतर, प्रथम फोकस कहलाता है। द्वितीय फोकस, 2 फोकस बताए थे मैंने आपको, ये मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हो गया। अगर किरणें समांतर आ रही हैं, ये द्वारक है वापस से, अगर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं बेटा, तो अपवर्तन के पश्चात किसी ना किसी बिंदु पर तो मिलेंगी। किसी ना किसी बिंदु पर मिलेंगी। और इस भाई साहब की बात करते ही मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, अपवर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती, ऐसे जाएंगी। ये वाला, तो ये है इसका द्वितीय फोकस F2 या F, इस जगह पर है आपका F2 या F। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये था प्रथम फोकस, ये है द्वितीय फोकस, और द्वितीय फोकस मुख्य फोकस होता है। द्वितीय फोकस ही मुख्य फोकस होता है। तो अगर आप फोकस की बात करोगे तो आपको प्रथम, अगर मैं प्रथम फोकस कहूँ तो आपकी नज़र प्रथम फोकस पर जानी चाहिए, द्वितीय फोकस कहूँ तो द्वितीय फोकस पर जानी चाहिए। और यहाँ मैं अगर सिर्फ फोकस कह दूँ ना, तो आप समझ जाना कि प्राथमिकता हमें द्वितीय को देनी है। मतलब मैं कहूँगा आगे फोकस दूरी की, तो फोकस दूरी बेटा इसके हिसाब से नापनी पड़ेगी, द्वितीय फोकस के हिसाब से। पहले इन 2-3 पॉइंटों को दिमाग में क्लियर कर, आप थोड़ा नोट करिए इसके बारे में। नोट करना बेटा, हेडिंग लिख दो, कुछ शब्दावली मैं लिखा देता हूँ 2-3 बात जल्दी जल्दी आपको। ऐसा विशेष कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है टॉपिकों में ना, पर नॉलेज होनी चाहिए। आप हेडिंग डाल दीजिए बेटा शब्दावली। चलो लिख ही लो आप स्टार्टिंग से। 1 नंबर लिखो आप वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, और ब्रैकेट में लिखना बेटा C1, C2, 2 होते हैं ना, इसलिए C1। दर्पण पढ़ाया था तो एक ही था C1, C तो C लिखा। आप लिखिए लेंस का ज्यामितीय केंद्र। समझ में आया?
आप लेंस की ज्यामिति बनाओ, जहां सेंटर आ जाए वो लेंस का ज्यामितीय केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। और स्टार लगाकर जरूर लिखना, लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं। दूसरी परिभाषा बेटा, वक्रता त्रिज्या R1 एंड R2। तो वक्रता त्रिज्या क्या परिभाषा है? लेंस की ज्यामितीय त्रिज्या। समझ में आया? आप लेंस की ज्यामिति बनाओ और जो भी त्रिज्या सेट हो रही हो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इनके बारे में और भी परिभाषा बना सकते हैं, पर परिभाषा थोड़ी समझनी है अपने को यार। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ऐसे थोड़ी पूछेगा कि लेंस की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कर, समझ में आना चाहिए। और यही बात भी लिखिए आप, लेंस में दो वक्रता त्रिज्या होती हैं, लेंस में दो वक्रता त्रिज्या होती है। तीसरी परिभाषा, मुख्य अक्ष। तो याद आया दोनों केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा। तो लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है। नंबर 4, अब दो फोकस। देखो ये तीनों परिभाषा कोई खास काम की नहीं थी ना, अपन ना लिखते तब भी काम चल जाता। अब काम की बात है ना, तो मैं साफ करके ऊपर से लिखना स्टार्ट करता हूँ। बेटा 3 नंबर जल्दी डाल लीजिए आप, तीनों नंबर जल्दी लिखो। वक्रता केंद्र लेंस में दो होते हैं, त्रिज्या भी लेंस में दो होती है। मैंने आपको चित्र में समझा दिया है, मैं और समझा दूंगा। और मुख्य अक्ष, चलो इनके नीचे इनके चित्र बना ही लो ताकि आपको कहानी क्लियर हो जाए। ये लो, एक तो आप उत्तल का बना लो ताकि तीनों परिभाषाएं उसमें दिख जाएं आपको, है ना। ये सब उत्तल का हो गया, और एक आप अवतल का भी बना लो। पहली सतह का गोला उधर बन रहा है, तो C1 ध्यान रखना इधर होगा और C2 आपका इधर होगा। ये समझ में आना चाहिए बेटा। सतह पहली है तो पहला इधर सेंटर, और दूसरा गोला उधर चला जाएगा, C2 उधर। इसको थोड़ी देर के लिए P1 नाम दे दे, ध्रुव 1। इसको P2 नाम दे दे, तो R1 हो जाएगा। जो P1 C1 है बेटा वो R1 है, और जो P2 C2 है बेटा वो R2 है। इसमें P1 और P2, तो P1 C1 R1 है और P2 C2 R2 है। अभी चिन्ह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चिन्ह की बात बाद में देखेंगे ना, कहीं प्लस माइनस लगा दो अभी से आप। और मुख्य अक्ष आपको नजर आ ही गया, तो आप ये डायग्राम और बना लो ताकि आपको जितने भी नाम बताए मैंने आपको समझ में आ जाए। वैसे इसमें ध्रुव परिभाषित करते नहीं है अपन, है ना। प्रकाशिक केंद्र आता है, अभी आने वाला है। क्लियर तीनों नाम। अब देखना ध्यान से 4 नंबर, दोनों ध्रुव। प्रथम फोकस, सॉरी ध्रुव नहीं फोकस, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। देखना, प्रथम फोकस की परिभाषा है, पॉइंट नंबर 3 हो गया ना, 4। प्रथम फोकस, प्रथम फोकस का सिंबल बेटा F1 या F' 2 होते हैं। प्रधान फोकस नहीं है ये।
अब प्रथम फोकस क्या परिभाषा है? मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु, मुख्य अक्ष पर, फोकस मुख्य अक्ष पर तो होता है, अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जहां से आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जहां से आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। अब देखो इसमें मैंने खाली केवल क्या लिखा है, मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जहां से आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली, दोनों चीज चलती है, ध्यान रखना है ना। तो अपन तो किसी एक फॉर्मेट में पढ़ लेते हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जहां से आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, प्रथम फोकस कहलाता है। प्रथम फोकस कहलाता है। डायग्राम देख, दोनों लेंसों के लिए, ये वाला लेंस उत्तल, ये मुख्य अक्ष, ऐसा बनाया करूंगा भाई अब के बाद में, और ये चीज है द्वारक, वक्रता वाला भाग लिखा दूंगा लास्ट में डेफिनेशन। प्रथम फोकस इस भाई साहब का यहाँ है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, F1। अब यहां से जो प्रकाश किरणें आ रही हैं, 4 किरण लेंगे ताकि आपको ढंग समझ में आ जाए। अपवर्तन के बाद ये किरणें समांतर हो जाती हैं भाई, ये चीज है प्रथम फोकस। अब सीधी सी बात है, उत्तल का अगर इधर है, अवतल बनाना, अच्छा इसमें तो प्रकाश किरणें आ रही थी बेटा, इसमें आती हुई प्रतीत होंगी, तो बड़ा आसान तरीका है, पहले तो F1 बना ले यहाँ, और प्रकाश किरणों को लाता हुआ प्रतीत कर, आ रही है, अब डैश 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 डैश, आ रही है, इसके बाद डैश 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 डैश, ये आ रही है, डैश 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 डैश, ये आ रही है, और ये डैश 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 डैश, द्वारक हो ही जाएगा। अपवर्तन के बाद ये किरणें कैसी हो जाएंगी साहब? समांतर। क्लियर है? तो डेफिनेशन थी कि मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जहां से आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाए, ध्यान रखना, प्रथम फोकस। और नंबर 5 और समझ, द्वितीय फोकस, यही प्रधान फोकस भी है। प्रधान, मुख्य फोकस, या मुख्य लिख दो, प्रधान तो ठीक नहीं लग रहा, मुख्य फोकस क्या सिंबल हो जाएगा बेटा? F2 या सिंपल F, ध्यान रखना। तो इसकी क्या परिभाषा है बेटा? इसमें इस बिंदु से आई और समांतर हो गई, उल्टी परिभाषा, समांतर किरणें आएंगी जिस बिंदु पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी। इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से, सॉरी, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, यहाँ लिख देता हूँ, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं,
मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। यही मुख्य फोकस है, याद रखना। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी, मतलब इसका डायग्राम जो बनेगा, देखना ये अपना उत्तल लेंस बना लिया अपन ने, मुख्य अक्ष हो गया, दो वक्रता केंद्र हो गए, दो त्रिज्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गया, प्रथम फोकस हो गया, द्वितीय फोकस। अब आप लेंस के समांतर लाओ प्रकाश किरणों को, अपवर्तन होगा, परावर्तन तो हो नहीं सकता इससे। और जिस बिंदु पर मिलती हैं, देखो इसमें वास्तव में मिल रही हैं। अच्छा देखो एक नाम और क्लियर हो गया बेटा, ये प्रकाश किरणों को मिला रहा है ना, तो इसका नाम है अभिसारी। दर्पण कौन सा अभिसारी था? अवतल। और लेंस कौन सा अभिसारी है? उत्तल। अवतल लेंस देख, कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। ये मुख्य अक्ष, समांतर लाएं प्रकाश किरणों को, ये वाला F2 है ना, ये प्रकाश किरणें समांतर आ रही हैं। लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरणों को फैलाता है, तो किसी ना किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत तो होंगी ना, मिलेंगी नहीं, मिलती हुई प्रतीत होंगी। इस जगह ये है आपका F2। प्रकाश किरण समांतर आई, फैल गई, इसलिए इसका नाम अपसारी है। देखो अभिसारी अपसारी फिक्स नहीं है, अवतल है कि उत्तल है। दर्पण है तो अवतल, लेंस है तो उत्तल। हम ज़्यादातर अभिसारी पढ़ते हैं, ये वाला पढ़ेंगे ना। इसमें मिल रहा है, इसमें मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। लिख लीजिए आप ये बात जल्दी से, 5 डेफिनेशन, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। जल्दी करो, आज डेफिनेशन तो पूरी कर ही लेते हैं कम से कम, कल से फिर इसको लेंस को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आज अपन ने गोल सतह से अपवर्तन पढ़ लिया था, है ना, पूरा ढंग से। लेंस की डेफिनेशन, लेंस के प्रकार और लेंस से संबंधित शब्दावली। लेंस में 2 सेंटर, 2 रेडियस, मुख्य अक्ष और 2 फोकस, सब कुछ 2 चल रहा है। क्लियर? बस 2-1 नाम और सुनाने हैं आपको, फिर ख़त्म करते हैं लेक्चर, है ना। देखिए आगे देखिए, स्क्रीनशॉट लेते रहे भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना। 6 नंबर देखिए, चलो 2 फोकस हो गए ना। अब 6 नंबर देखें आप। बात फोकस दूरी की आएगी, तब तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ गया होगा साहब 2 फोकस दूरियां होंगी। ऐसा नहीं है बेटा, फोकस दूरी एक ही होती है। इनमें सुनना ध्यान से, 2 फोकस दूरी नहीं होती हैं, गलती यहाँ हो जाती है इतना पढ़ने के बाद। फोकस दूरी तो एक ही होगी, देख ध्यान से। 6 नंबर सही है ना, 3, 2, 5 और 6, ठीक है। फोकस दूरी मतलब फोकल लेंथ, और फोकस दूरी का सिंबल तो आपको पता ही है, स्मॉल f, एक ही होती है। और ये होती है बेटा 2 फोकस हैं, तो बात तो है कि फोकस के बीच की दूरी होगी, पर कहाँ से? तो इसमें एक नाम आता है प्रकाशिक केंद्र। अब वो क्या होता है मैं थोड़ी देर बाद समझाता हूँ ना, तो आप पहले परिभाषा लिख लीजिए आप। लेंस के लिए प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। और आप मुख्य फोकस ना कहो बेटा तो इसको आप द्वितीय फोकस भी कह सकते हो। द्वितीय फोकस ही तो मुख्य फोकस होता है ना। लेंस के लिए प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस की मध्य की दूरी, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक, कहाँ है डायग्राम में देखें
तो जब मैं उत्तल लेंस बनाया करूँगा, ये वाला उत्तल लेंस देखो, अभी अगली हेडिंग में प्रकाशिक केंद्र ही लेने वाला हूँ ना भैया, तो प्रकाशिक केंद्र यहाँ होता है बीच में, ऐसे समझो आप। तो अब सब एग्जैक्ट बीच में है कि साइड में, वो मैं भी दिखाता हूँ आपको। तो ये वाला O हो जाएगा आपका, और प्रथम फोकस देखो इसका F1 यहाँ रहेगा, याद है ना आपको, और इसका F2 यहाँ रहेगा। तो फोकस दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है उत्तल के लिए। अवतल की बात करूं, ये आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा बेटा, और प्रकाशिक केंद्र यहाँ होगा। इसका प्रथम फोकस इधर होता है, और द्वितीय फोकस अभी समझाया है आज ही, इधर होता है F2। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये फोकस दूरी है। क्लियर है ना? नोट कर ले, फोकस दूरी, जल्दी नोट कर। अब प्रकाशिक केंद्र और पढ़ लेते हैं। प्रकाशिक केंद्र और द्वारक तो छोटा सा है, पहले द्वारक को यहीं पे लिख ले, अभी स्पेस बचा हुआ है, फिर प्रकाशिक केंद्र पढ़ाता हूँ। द्वारक, तो ये जो इसका वक्राकार भाग का जो व्यास है ना, लिख दो द्वारक, हेडिंग डाल दीजिए आप, द्वारक गोली सतह का व्यास, गोलीय सतह का द्वारक कहलाता है। इसमें कुछ खास नहीं, मैं ऐसे डैश डैश से रिप्रेजेंट किया कर दूंगा द्वारक को, है ना, ऐसे इस तरीके से कुछ। चलिए अब बात करते हैं लास्ट 8 नंबर और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अगर लेंस में परिभाषा पढ़ने लायक है बेटा, एक तो आपको फोकस समझ में आ जाना चाहिए, प्रथम फोकस इधर है, द्वितीय इधर है, फोकस दूरी समझ में आ जानी चाहिए कि कौन से फोकस से नापी जाती है ना। और एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वैसे क्लास खत्म करने का समय आ गया है, फिर भी इसको तो पढ़ाई देते हैं बेटा। प्रकाशिक केंद्र, सुनना ध्यान से, 8 नंबर लास्ट डेफिनेशन है आज की, फिर कल अपन लेंस पूरा कर लेंगे। 8वीं डेफिनेशन है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर O से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान सुनना बेटा, देखो ये एक लेंस है बड़ा सा, अब एक प्रकाश किरण यहां से आई कुछ इस तरीके से, तो देख इस बिंदु से इसका अपवर्तन होगा, क्योंकि प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है। अपवर्तन, अब देखो इसका पहला सेंटर, पहले सेंटर कहीं इधर इस साइड में होगा, है ना, तो इसका सेंटर मान लो आप कुछ ऐसे आ जाएगा ना, यहाँ सेंटर मान लिया, सीधी जाती पर अविलंब की ओर मुड़ेगी, प्रकाश किरण कुछ ऐसा लाओ थोड़ा सा ठीक होने का, जो लाओ, ठीक है ना, यहाँ बीच में कुछ बिंदु मान लो और इधर मुड़ गई सा, लग रही है मुड़ी सी, नहीं लग रही है, लगना जरूरी है, अदरवाइज समझ में तो फिर वैसे भी आ जाएगा। दोबारा देख, ये अपना एक लेंस है, समझ रहे हैं ढंग से एक बार, ये इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ प्रकाशिक केंद्र मान लेता हूँ मैं तो पहले तो O। एक किरण ऐसी आई, ऐसी मान, अब समझ में आ जाएगा, वैसे O से नहीं गुजर रही है तरीके से, है इसका अपवर्तन हुआ, सेंटर नंबर 1 है, अविलंब की ओर मुड़ गई और कुछ इस तरीके से गई। क्लियर है ना? अब इस जगह पर इसका वापस से अपवर्तन होगा बेटा, क्योंकि अब प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जाएगी, वायु में, तो फिर आपको अविलंब चाहिए, फिर वक्रता केंद्र से गुजरेगा, ये दूसरा वक्रता केंद्र C2, और अब प्रकाश किरण अविलंब से दूर हट जाएगी, कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। देखो ये तो थी आपतित और ये थी निर्गत, ये है प्रकाशिक के केंद्र। आपको मैंने एक पार्श्व विस्थापन नाम की चीज पढ़ाई थी, मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित वह बिंदु, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष पर आ रही है बेटा, आपतित किरण और निर्गत किरण अगर दोनों समांतर है, पहली बात आपतित और निर्गत दोनों समांतर होंगे, हाँ पार्श्विक विस्थापन जरूर हो सकता है बीच में,
बाकी रहेंगी दोनों समांतर। तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है ना, वो आपका प्रकाशिक केंद्र है। दोबारा परिभाषा समझना, प्रकाशिक केंद्र क्या है कि अगर कोई रेखा प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी ना, तो आपतित और निर्गत किरण समांतर होंगी, पार्श्व विस्थापन हो सकता है इनके बीच में। मुख्य अक्ष पर लेंस पर आपतित कोई प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, और इस प्रकार गुजरती है कि निर्गत किरण आपतित किरण के कैसी हो, समांतर, तो मुख्य अक्ष का ये बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। पूरी परिभाषा तो है ये। पर जब आप पतले लेंस पढ़ते हो, अच्छा एक बात और, इसको अपन P1 नाम दे दें, इसको अपन P2 नाम दे दें। ये लो, इस पॉइंट को P1 नाम दे दिया, इस पॉइंट को P2 नाम दे दिया। तो बात ये आई कि ये क्या पॉइंट बिल्कुल बीच में होगा क्या, बिल्कुल मध्य में होगा क्या? तो इसका एक रेशियो है बेटा, OP1 बटा OP2, पहली से दूरी और दूसरी से दूरी R1 बटे R2, त्रिज्याओं के अनुपात में होता है होने को तो ये बिंदु। त्रिज्याएं बराबर होंगी तो जस्ट कहाँ मिल जाएगा, बीच में। त्रिज्याएं बराबर ना होंगी तो थोड़ा इधर उधर भी मिल सकता है। एग्जैक्ट बात तो है ये, पर बेटा हम इसको किस तरीके से पढ़ने वाले हैं वो देखना। हम पढ़ेंगे पतले लेंस। मैं आपको बार बार हेडिंग बोला करूंगा, लेंस पतला है। पतले लेंसों के लिए ऐसा माना गया है कि ये मुख्य अक्ष है और प्रकाशिक किरण बिल्कुल सीधी निकल जाती है। ऐसे बनाऊंगा मैं तो, ये मेरा है प्रकाशिक केंद्र। एक्चुअल में घटना ऐसी हुई होगी, आई होगी, अपवर्तन हुआ होगा, फिर मुड़ गई होगी, अपवर्तन होगा, फिर मुड़ गई होगी, ठीक बड़े लेंस के लिए तो। पर जब आपका लेंस पतला है, और हमारे कोर्स में पतले ही लेंस हैं, केवल हमारे कोर्स में केवल पतले लेंस हैं, तो पतले लेंस के लिए ये बड़ा डायग्राम बनेगा। अच्छा उत्तल के लिए, अवतल के लिए कैसा होगा साहब? ये आपका अवतल, मुख्य अक्ष और बीच में होकर किरण निकाल दिया करूँगा बिल्कुल सीधी। अब हमारे हिसाब से परिभाषा क्या बन जाती है कि लेंस के अंदर स्थित ऐसा बिंदु जहाँ से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाए। लेंस के अंदर स्थित ऐसा बिंदु जहाँ से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाए, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। और अगर आप बड़ी परिभाषा लिखना चाहो तो लेंस पर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जहाँ पर काटती है और निर्गत किरण उसके समांतर हो, तो मुख्य अक्ष का वो बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। या इसको कि लेंस पर आपतित किरण निर्गत किरण समांतर हो, तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जहाँ काटती है वो प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? पूरी कहानी तो ये थी। आपको क्या लिखना है वो आप लिखिए। हेडिंग डाल दें बेटा प्रकाशिक केंद्र, हेडिंग डाल दें आप प्रकाशिक केंद्र। ये एक्स्ट्रा बात में नोट लगा के अलग से लिखा दूंगा, है ना। प्रकाशिक केंद्र में आप लिखिए लेंस के अंदर स्थित ऐसा बिंदु जहाँ से गुजरने वाली, अच्छा एक शब्द जोड़ो, पतले लेंस के अंदर। ये परिभाषा पतले लेंस पर ही ठीक बैठती है। पतले लेंस के अंदर स्थित ऐसा बिंदु जहाँ से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाए। प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। डायग्राम में बना लो। मुख्य अक्ष इस तरीके से सीधे निकाल दो। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। उत्तल के लिए अगर आप अवतल की बात कर रहे हो, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। नोट लगाकर आप अलग से चाहो तो बड़े लेंस के लिए भी आप लिख तो लो। एक इस टाइप का लेंस बनाओ, थोड़ा ठीक ठाक चौड़ा सा, ऑप्टिकल सेंटर बना लो। अब प्रकाश किरण को ऐसे सेट करो कि इससे गुजरते हुए प्रतीत ना हो, तब अच्छा डायग्राम बैठेगा। तो आप ऐसे ले आओ, अपवर्तन होगा, अवलंब चाहिए, वक्रता केंद्र सेंटर 1 ये रहा,
अवलंब की ओर मुड़ गई, फिर अपवर्तन होगा, दूसरा सेंटर ये रहा C2, अवलंब से दूर हट जाएगी। आपतित किरण कुछ ऐसी जा रही थी, निर्गत किरण कुछ ऐसी चली जाएगी। ये O, ये वाला पॉइंट P1, दोबारा देख लेना वीडियो, दिक्कत आ जाए तो भैया ये वाला पॉइंट P2 और OP1 बटा OP2 लिख लेना। वैसे ये PC1 बटा PC2 होता है होने को, तो P1C1 बटा P2C2 और जो कि R1 बटा R2 लिख लेना, नोट लगा के अलग से ना, ताकि समझ में आ जाए ये ऑप्टिकल सेंटर की पूरी कहानी। क्लियर ना भाई? तो बेटा आज ये क्लास हम यहीं रोकेंगे, एक मिनट सुन लो फिर इसको आप लिख लेना आराम से। आज ये क्लास हम यहीं रोकेंगे। लेंस स्टार्ट किया है, कुछ परिभाषाएं समझी, कल बिल्कुल नियम वगैरह आप ऑलमोस्ट जानते हो, चिन्ह परिपाटी भी आपने पढ़ी है, जो दर्पण की है लगभग एज इट इज ही काम में लेने वाला हूँ। तो कल अपन लेंस में लेंस समीकरण पढ़ेंगे, आवर्धन क्षमता, तो जो दर्पण में आपको पढ़ाई है मैंने, दर्पण समीकरण, दर्पण की आवर्धन क्षमता, वो आप पढ़ के आएंगे। आप देखोगे कि एक शब्द भी नया नहीं लगेगा आपको अगर पुराने लेक्चर आप पढ़ोगे तो। ठीक है बच्चों, तो जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। अब आप इसको नोट कर लें, करिए, नोट कर लीजिए आराम से इसको।